नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले हम देखेंगे करंट वाले सेक्शंस, उसके बाद में देखेंगे स्टैटिक के पीवाईक्यूज़। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम प्रोटेक्ट ओनली दोज forest declared under the Forest Act 1927 and land notified as Forest Act forest after October 25, 1980। मतलब कि ऐसा कह रहा है कि द वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम हमने लेके आए हैं, वो क्या प्रोटेक्ट करता है? यह प्रोटेक्ट करता है सिर्फ उन्हीं को जो कि लैंड, उस लैंड को हमने घोषित किया है क्या? फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927 बट आफ्टर अक्टूबर 25, 1980। दूसरा सेंटेंस, द सुप्रीम कोर्ट इज गोदावरमन वर्डिक्ट 1996। सुप्रीम कोर्ट ने गोदावरमन केस 1996 में ऐसा चुकादा दिया था, ऐसा वर्डिक्ट दिया था कि जिस वजह से हमारा जो भी फॉरेस्ट का मतलब होता है, यह फॉरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो डिक्शनरी में दिया है वही डेफिनेशन हो जाएगी फॉरेस्ट की। तो क्या यह सही है या गलत है, यह पूछ रहा है। और तीसरा बता रहा है डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब ये पूछ रहे हैं ये लोग कि जो फॉरेस्ट लैंड नोटिफाइड किया है सेंटर और स्टेट ने आफ्टर 1980s, उसको क्या हम डीम्ड फॉरेस्ट कहते हैं क्या? चलिए आपको बताना है तीन में से कितने सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो पहला वाला सबसे सही सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यह जो अधिनियम है यह सिर्फ उन्हीं को फॉरेस्ट के लिए डिक्लेयर करता है जो कि नोटिफाइड हुआ है किसके अंदर? फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट गोदावरमन केस। जी हाँ, गोदावरमन केस हमने इससे पहले भी देख लिया है कि 1996 में गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया फॉरेस्ट क्या करते हो? फॉरेस्ट का मतलब जाके डिक्शनरी में देख के आओ, ठीक है, और जो डिक्शनरी में लिखा होगा वो ही हम मानेंगे। तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा सेंटेंस, डीम्ड फॉरेस्ट रिफर टू फॉरेस्ट लैंड नोटिफाइड बाय द सेंटर और स्टेट आफ्टर 1980s। नहीं, यह गलत है। क्यों? क्योंकि जिस लैंड को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसको तो हम फॉरेस्ट कहेंगे, लेकिन जिनको उन्होंने नोटिफाइड नहीं किया है उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे डीम्ड फॉरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस गलत है। हमें पूछा है कितने इनकरेक्ट है, आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है, चलिए अभी आपको पता होगा क्या हुआ है कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को कि जो भी फॉरेस्ट की लैंड है और जो नॉन फॉरेस्टली पर्पस के लिए है तो उसको हम फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? डीम फॉरेस्ट। और इसी की वजह से क्या हो जाएगा? इसी की वजह से डीम्ड फॉरेस्ट अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्ट नया आया है यह सभी जगह को क्या कहेगा? फॉरेस्ट कहेगा। चाहे आपकी प्राइवेट लैंड हो या फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की लैंड हो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे फॉरेस्ट। तो डीप फॉरेस्ट अभी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए यह था इन्फॉर्मेशन। आपके जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा एक केस का नाम, क्या केस था उसका? बोलिए, गोदावरमन केस। ठीक है, 1996 में। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स। चलिए गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आपको बताना है। पहला, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया। क्या यह पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड है क्या? दूसरा, द गैलेंट्री अवार्ड आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन अ ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे एंड ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तीसरा, कीर्ति चक्र इज द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। क्या यह सही है? बताइए। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है? हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो हमें देखना है कितने सेंटेंस सही है। पहला सेंटेंस, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है ये पीस टाइम वाले हमारे गैलेंट्री अवार्ड से।
जबकि हमारे वॉर टाइम वाले जो अवार्ड है वो अलग अलग है, जैसे कि हमारा परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ठीक है। ओके, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, गैलेंट्री अवार्ड को साल में 2 बार किया जाता है अनाउंस, एक हमारे स्वतंत्रता दिन के ऊपर और दूसरा हमारा मतलब एक स्वतंत्रता के दिन के ऊपर और दूसरा हमारा प्रजासत्ताक दिन के ऊपर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। दूसरा भी सेंटेंस सही है। तीसरा, कीर्ति चक्र इज द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। देखिए यहाँ पे अगर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री नहीं लिखा होता और सिर्फ अवार्ड लिख दिया होता तो सेंटेंस कैसा हो जाता? तो सेंटेंस गलत हो जाता, वरना अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले आएगा भारत रत्न, उसके बाद आएगा अशोक चक्र और उसके बाद आएगा आपका कीर्ति चक्र। लेकिन ये दोनों कैसे है? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। तो यह जो कीर्ति चक्र है यह सेकंड लास्ट में सेकंड हाईएस्ट में आएगा, जबकि ओवरऑल अवार्ड में गिनने जाए तो यह थर्ड हाईएस्ट पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस सही है। हमें क्या पूछा है? कितने सेंटेंस सही है? तो भैया तीनों के तीनों सेंटेंस सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अभी हमारे प्रेसिडेंट जी ने क्या किया है? 76 गैलेंट्री अवार्ड को सैंक्शन किया है। कहाँ पे? 77 इंडिपेंडेंस डे के उत्सव के ऊपर, ठीक है। और इनमें आता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। यह हमारे कैसे है? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। जबकि मैंने आपको बताया था कि हमारे वॉर टाइम जो अवार्ड है उनमें आता है महावीर चक्र, वीर चक्र और परमवीर चक्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। विथ रेफरेंस टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, चलिए इंडिया में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में सेंटेंस दिए हैं, उनको बारे में आपको बताना है। पहला, दीज ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 264 262 के ऊपर यह ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है। कहाँ पे? इंडिया में। क्या सही है? दूसरा, द ट्रिब्यूनल्स हैव एक्सक्लूसिव jurisdiction ओवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर। क्या यह सही है? तीसरा, द डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल्स इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया? यह सेंटेंस हो गया आपका एक्सट्रीम। क्यों हो गया सर? देखिए एनी कोर्ट नहीं, आपका मैटर कहाँ पे भी जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकता है कि सर जी हमारे को पानी थोड़ा कम मिला है, हमारे स्टेट को पानी कम मिला है। आपको याद होगा कि कावेरी के लिए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और कौन सा था? पुडुचेरी, यह चारों मिलके केस लेके कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत बंटवारा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो तीसरा सेंटेंस हमारा गलत है। पहला बिल्कुल सही है कि यह आर्टिकल 262 में आता है। दूसरा, द ट्रिब्यूनल्स हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। जी हाँ, उसके पास सारे पावर्स होते हैं कि यूज़ कैसे करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना कंट्रोल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस सही है, पहला भी सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत हो गया, ठीक है। हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट? तो भैया सिर्फ 2 ही करेक्ट है। ऑप्शन 2 इज द ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जो मैंने बात कहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अभी क्या हुआ है। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आस्क किया है, उनको पूछा है कि कर्नाटका ने जो भी 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी किया है उसको जल्दी से इमीडिएटली हमारा भाग का पानी, हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। तो इसीलिए तमिलनाडु ने अभी रुख किया है कि इनका सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटका के खिलाफ, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 262। चलिए एक चीज़ मुझे बता दीजिए, जोनल काउंसिल जो हमारे यहाँ पे होती है और इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, यह कौन से एक्ट और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत काम करते हैं? बताइए। क्या क्या? जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि हमारे देश में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके पानी को बंटवारा लेके बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे दिक्कत आती है।
तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी पे वाटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स चल रहा है। तो भैया चल रहा है रवि, बियास और सतलुज के बीच में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे पे चल रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। उसके बाद आप देख सकते हो मांडोवी यानी कि महादाई, तो गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। कृष्णा नदी के ऊपर चल रहा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। पेरियार नदी तमिलनाडु और केरला पे चल रहा है। उसके बाद देखते हैं कावेरी, सबको पता होगा कावेरी कहाँ पे होता है उसका डिस्प्यूट, अभी हमने बात किया कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी। उसके बाद गोदावरी में भी डिस्प्यूट चल रहा है, वंशधारा में भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो साउथ के ज़्यादातर जो भी आपके रिवर्स है उनके पानी को लेके क्या चल रहा है, डिस्प्यूट प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हमारी जो भी सब कॉन्टिनेंट की, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो भी साउथ इंडिया की नदियां हैं वो साउथ इंडिया की नदियों में पानी की दिक्कत रहती है। यह नदी ज़्यादातर साल में आपको पानी वाली नहीं दिखेगी, यह सिर्फ बारिश के टाइम पे, मानसून के दौरान ही वहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। तो बाकी के सीज़न में हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम कहेंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कहेगी दूसरी गवर्नमेंट से। एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी और उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो वह रुख करेंगे किनका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितनी नदी के ऊपर क्या चल रहा है, रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। अगर आपका इंटरव्यू अभी कहीं पे भी आ रहा है तो आपको पूछ सकते हैं कि भैया आपके स्टेट का कौन से स्टेट के साथ कौन सी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, ये बताइए। और आप यह भी बताइए कि उसमें क्या होना चाहिए, या फिर अगर आप उस बोर्ड के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन होंगे तो आप किस हिसाब से डिसीजन लेंगे, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे 6 नाम दिए हैं और हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज आर बॉर्डर्ड बाय रेड सी। चलिए रेड सी में कितने यहाँ पे खुलते हैं। तो सबसे पहले आपको रेड सी के इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे एक इजिप्ट जैसा देश है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सूरज कैनाल आया हुआ है, यहाँ पे एक और कैनाल है, और यहाँ पे हमारा आ गया क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके चलिए अब देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा इजिप्ट हो गया, तो इजिप्ट है। सऊदी अरेबिया हो गया, तो ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया भी है। इरिट्रिया यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इरिट्रिया आ गया है, तो इरिट्रिया भी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। इथोपिया जो है, इथोपिया यहीं कहीं पे भी है नहीं, तो इथोपिया यहाँ का सही आंसर आएगा नहीं, ठीक है। चलिए एक और देश है यमन और ओमान। तो देखिए यहाँ पे ना ऐसे 2 कंट्री बनते हैं, एक हो गया आपका ऊपर ओमान और नीचे हो गया आपका यमन, ठीक है। और यह जो यमन है यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सिविल वॉर, तो यह न्यूज़ भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमान हो गया और नीचे हो गया आपका यमन, तो यमन तो आएगा नहीं, सॉरी योमान तो आएगा नहीं, तो दूसरा हम गलत कर सकते हैं। साथ ही इथोपिया जो है यह भी आएगा नहीं, तो इसको भी हम गलत करते हैं। हमें पूछा है कितनी कंट्री बॉर्डर छूती है रेड सी की, तो भैया रेड सी का पानी इनमें से सिर्फ 4 को ही मिलता है डायरेक्टली, ठीक है। कौन कौन से 4, तो भैया हम देख लेंगे कि एक तो हो गया यमन, दूसरा हो गया इरिट्रिया, उसके बाद इजिप्ट और उसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है। चलिए अभी यह न्यूज़ में क्यों था, तो क्या हुआ है कि मोर देन 3000 यूएस स्टेट्स मिलिट्री पर्सनल ने अभी पहुँचे हैं कहाँ पे, रेड सी में पहुँचे हैं 2 वॉरशिप लेके। क्यों, क्योंकि ईरान ने किसी टैंकर को सीज किया है, तो थोड़ा और टेंशन बढ़ने वाले हैं। थोड़ा जितना भी टेंशन बढ़ेगा उतना क्रूड ऑयल का प्राइस और बढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है रेड सी की, यहाँ पे आया है जॉर्डन, यहाँ पे आया है इजराइल, यहाँ पे आया है इजिप्ट, यहाँ पे आया है सूडान, ये रहा इरिट्रिया, ये रहा जिबूती, ये रहा यमन और ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा है क्या, इजराइल
के बगल से, यानी कि इजिप्ट जो है, यह इजिप्ट यहाँ तक इलाका है। देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो यह जो इलाका है यह किन का इलाका है? यह इलाका है इजिप्ट का, और यहाँ पे हमारी सुएज कैनाल है। साथ ही ये जो है यह वाला विस्तार हमारा कहलाता है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा कहलाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट डज नॉट बिलोंग टू संगम एज। चलिए संगम एज में कौन सी साइट नहीं यहाँ पे लगती है? पहला पोरपनाई कोट्टाई, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो, बट द फर्स्ट ऑप्शन इज पोरपनाई कोट्टाई। सेकंड किलाड़ी, थर्ड पोई कोट्टा, उसके बाद एक ऑप्शन है आदि चनालूर। Once again, I would like to say sorry if I pronunciate it wrong. Okay, देखिए यहाँ पे क्या आएगा? संगम एज में पोरपनाई कोट्टी तो सही आएगा, किलाड़ी भी सही आएगा और आदि चनालूर भी सही आएगा, लेकिन ऑप्शन सी जो है यह नहीं आएगा। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए यह भी एक क्या और क्यों न्यूज़ में था, तो क्या हुआ कि सर्कुलर ब्रिक का कुछ स्ट्रक्चर है, उसको हमारे साइंटिस्ट ने अभी खोज निकाला है। कहाँ पे? पोरपनाई कोट्टाई के पास। कहाँ पे? पोरपनाई कोट्टाई के पास, जो कि आया है पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे आया है? पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट में। और यह जो साइट है यह संगम एज की साइट है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले कि संगम एज की साइट का नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए किलाड़ी, सिवागलाई, आदि चनालूर और कोडुमनाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक इमेज जो कि शेयर किया गया था हमारे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के द्वारा, कि पोरपनाई कोट्टाई में हमें क्या देखने को मिला है? हमें देखने को मिला है सर्कुलर ब्रिक का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, चलो ये थे हमारे करंट वाले सेक्शंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक की ओर। स्टैटिक क्वेश्चन में सबसे पहला एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगी और वायरस। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। चलिए किसको हम कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू? तो बैक्टीरिया को कर सकते हैं, बिल्कुल। फंगी या फिर फंजाई जो भी आप बोल दो, तो उनको भी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वायरस को हम नहीं कर सकते। वायरस के लिए हमें कैसा चाहिए? वायरस के लिए हमें चाहिए नेचुरल होस्ट चाहिए। जी हाँ, याद रखिएगा, नेचुरल होस्ट चाहिए। बिकॉज जो मैं बात कह रहा हूँ वो एज पर यूपीएससी फाइनल आंसर की के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बताया था कि भैया 3 नंबर गलत है, आप उसको आर्टिफिशियली कल्चर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीसरा गलत होने के साथ ही ऑप्शन ए 1 और 2 इज द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम देख लेते हैं। इन अ प्रेशर कुकर, चलिए प्रेशर कुकर तो देखा होगा आपने, अगर कोई मैरिड है तो उन्होंने खाया भी होगा, कोई बात नहीं, मजाक था। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि प्रेशर कुकर में आप का जो भी यह खाना पकाते हो तो किसके ऊपर वह डिपेंड होता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं एक के बाद एक। पहला एरिया ऑफ द होल इन द लीड, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम और तीसरा वेट ऑफ द लीड। तो देखिए आपके जो भी प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो तो वो डिपेंड होता है एरिया ऑफ द होल इन द लीड और दूसरा वेट ऑफ द लीड। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से सेकंड ऑप्शन यानी कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम जो होता है वह कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आपको पूछ रहा है बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। चलिए यह न्यूज़ में था और यह न्यूज़ में क्यों था, तो आपको बताना है बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 के बारे में। क्या यह क्लोनो प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स है, डेवलपिंग जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका डेवलपिंग जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। देखिए क्या होता है कि जो जीएम प्लांट होते हैं
यानी कि जीनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, उनमें हम ऐसे जीन्स डालते हैं कि जिससे हमारे जो क्रॉप्स है उस क्रॉप्स पे अटैक करने वाले जो भी जीवात आते हैं उस जीवात मर जाए। अगर यहाँ हमारे क्रॉप्स को ही हम ऐसा पावरफुल बना देते हैं कि कोई भी जीवात आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी बॉल गार्ड आया, बॉल वर्म आया, तो उस वर्म को खाने के साथ, छूने के साथ ही वो मर जाए, हमारा क्रॉप वैसे का वैसा रहे। तो जो बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी है यह इसी के रिगार्डिंग हमारी करंट में थी, जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्लांट के बारे में। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिसीज, देखिए वंश परंपरागत जो डिसीज होते हैं उनमें से आपको कुछ बताना है। पहला सेंटेंस, पासिंग एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज, कैसे डिसीज की बात कर रहे हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज की बात कर रहे हैं। माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। मतलब कि पेरेंट्स के द्वारा जो भी बच्चों को माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट किया जाता है वो थेरापी आप विट्रो फर्टिलाइजर ऑफ एग के पहले भी कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? तो भैया यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ की वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा है सर? देखिए यहाँ पे लिखा है पेरेंट, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए मदर। ठीक है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रियल जो ट्रांसफ़र होता है वो किन में से होता है? यह होता है हमारा मदर से। ठीक है, तो ये मदर के जो भी हमारा माइट्रोकॉन्ड्रियल आता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट लिख दिया तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा, अ चाइल्ड इनहेरिटेड माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। बिल्कुल यही तो बात थी, तभी तो हमने ऊपर वाला क्या कहा? कैंसल कहा था। तो दूसरा सेंटेंस सही है। हमें पूछा है कौन से सेंटेंस करेक्ट है, तो भैया 2 नंबर का जो सेंटेंस है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। देखिए कोविड-19 के दौरान आपको साइंस एंड टेक का बहुत सारा लोड आ गया होगा, तो उसी में से 2021 में यूपीएससी ने पूछा था कि भैया बताइए कि जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होती है उनके बारे में। पहला, जीनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, मतलब कि उसमें जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड करते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एट वेक्टर, और बैक्टीरिया और वायरसेस को हम एज अ वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पूछा था करेक्ट सेंटेंस, और दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे है? करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। आने वाले टाइम में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं यह सभी बच्चों की ओर पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू।